क्या कैन यू हियर मी मुस्कान? हेलो। ओके। सो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे एक्सरे, और एक्सरे की हमने थ्योरी भी कवर की। राइट, एक्सरे की प्रोडक्शन, एक्सरे का जो वेवलेंथ स्पेक्ट्रम है, फिर हमने एक्सरे की हार्डनेस, एक्सरे की इंटेंसिटी, एक्सरे का यूज़ फॉर इमेजिंग, एक्सरे की शार्प, एक्सरे इमेज की शार्पनेस, एक्सरे इमेज का कंट्रास्ट और लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को यूज़ करके ये सारी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी किए पिछली क्लास में। Today we are going to do another type of medical imaging technique, जो कि है पेट स्कैनिंग। दिस इज रिसेंटली एडेड टू द सिलेबस। तो पेट स्कैनिंग को जो है वो स्टडी करते हैं। पेट स्कैनिंग का पूरा नाम है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ठीक है, पेट स्कैनिंग का पूरा नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। सो डू यू रिमेम्बर पॉजिट्रॉन क्या होता है मुस्कान? याद आ रहा है फ्रॉम योर एएस? पॉजिट्रॉन क्या चीज़ होती है? आप लोगों ने एएस में पढ़ा था इसके बारे में। पॉजिट्रॉन्स होते हैं एंटी पार्टिकल्स। एंटी पार्टिकल होते हैं, और किसके एंटी पार्टिकल होते हैं? इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल होते हैं। सो ये एंटी मैटर का पार्टिकल है, जिसका मतलब है कि इसका जो मास है वो सेम इलेक्ट्रॉन वाला होगा, लेकिन इसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल इक्वल और ऑपोजिट होगा। ठीक है, इसको हम बीटा प्लस पार्टिकल भी कहते हैं। अगर आपको याद हो, रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में आपने पढ़ा था कि इसे बीटा प्लस एमिशंस भी कहते हैं। एनीवे, सबसे पहले आप पेशेंट को एक ट्रेसर जो है वो देते हो, एक फ्लूइड देते हो, जिसको वो या तो ड्रिंक करता है या फिर आप इंजेक्ट करते हो उसकी बॉडी में। ठीक है। सो ट्रेसर जो है वो, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज अ ट्रेसर। ट्रेसर जो है वो पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ऐसा मटेरियल जो पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और वो जो है यूजुअली इट विल कंटेन, दिस सब्सटेंस कंटेन्स रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। तो जो ट्रेसर है वो रेडियो एक्टिव होता है, इसका मतलब उसमें से एमिशंस निकलती हैं। ठीक है, एंड इट्स अ सब्सटेंस दैट इज इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट्स बॉडी। दिस इज द डेफिनेशन, द हाईलाइटेड पार्ट। ओके, और यू कैन बेसिकली जस्ट राइट डाउन द होल थिंग एंड देन इट इज एब्जॉर्ब बाय टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक है, तो जिस स्पेसिफिक पार्ट का पेट स्कैन करना है उससे स्पेसिफिक जो है वो ट्रेसर दिया जाता है। अगर आपको लेट से लंग्स का या आई डोंट नो किडनीज का या जिस पर्टिकुलर पार्ट का आपको पेट स्कैन करना है, तो आप ऐसा ट्रेसर देंगे जो वो उस ऑर्गन में नेचुरली बॉडी एब्जॉर्ब करे। अगर आपको थायराइड का स्कैन करना है तो आप आयोडीन रिलेटेड ट्रेसर देते हो, बिकॉज थायराइड जो है वो आयोडीन्स के आइसोटोप्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अगर आपको जो है वो फ्लोरीन जो है वो दे रहे हो, तो वो उस वजह से दे रहे हो कि बिकॉज फ्लोरीन आ रहा है, फ्लोरीन इज एब्जॉर्ब बाय वेरी स्पेसिफिक ऑर्गन्स इन द बॉडी। सो आप कौन सा ट्रेसर यूज़ करोगे, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बॉडी पार्ट का जो है वो पेट स्कैन करना चाह रहे हो। अब ज़्यादातर जो पेट स्कैन में आपका यूज़ होता है ट्रेसर, वो फ्लोरीन 18 का आइसोटोप यूज़ होता है। और फ्लोरीन 18 जो है वो क्या एमिट करती है? बीटा प्लस पार्टिकल्स एमिट करती हैं, जिनको हम पॉजिट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब पेट स्कैन करने का बाकी स्कैन्स के मुकाबले में एडवांटेज क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पेट स्कैनिंग रादर देन अदर टाइप्स ऑफ स्कैन्स? पेट स्कैन्स आर यूनिक इन दैट दे आर एबल टू पिन पॉइंट। तो इससे आप क्या कर सकते हो? पिन पॉइंट कर सकते हो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी विद इन द पेशेंट्स बॉडी। ठीक है, रादर देन लुकिंग एट द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड। सो एक्सरेज के केस में यू आर एसेंशियली लुकिंग एट द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड। यहाँ पे आप एक तरह से बॉडी के अंदर से एमिशंस करवाओगे, अभी हम आगे चल के देखेंगे। जबकि एक्सरेज के अंदर जो है वो आप बॉडी के अंदर बाहर से रेज भेज रहे हो। तो यहाँ पे आपने पेशेंट को ट्रेसर दे दिया है। अब ट्रेसर की रेडियो एक्टिविटी की वजह से पेशेंट के अंदर से रेडिएशंस निकलेंगी। दैट्स व्हाई यू आर एबल टू मच मोर एक्यूरेटली पिन पॉइंट द मॉलिक्यूलर एक्टिविटी इन द पेशेंट्स बॉडी। ठीक है, अच्छा। इसलिए जो है पेट स्कैन के अंदर डिजीजेज कैन बी आइडेंटिफाइड इन अर्ली स्टेजेस। तो डायग्नोसिस में ये ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज ज़्यादा अर्ली स्टेज में आप डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी देख के, स्पेशली कैंसर्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो ये पेट स्कैन का एडवांटेज है।
अब आप समझते हैं कि पेट स्कैन के अंदर पेशेंट की बॉडी में होता क्या है। सो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। सो जब आप ट्रेसर जो है वो दे देते हो पेशेंट को, तो पेशेंट की बॉडी जो है उसके अंदर वो ट्रेसर जो है वो जाके जिस ऑर्गन में भी एब्जॉर्ब होगा वो वहां पे क्या एमिट करेगा, पॉजिट्रॉन्स एमिट करेगा। क्या एमिट करेगा, पॉजिट्रॉन एमिट करेगा। सो पॉजिट्रॉन इज एमिटेड एंड इट मूव्स अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब ये है कि जहां पे प्रेशर एब्जॉर्ब हुआ है वहां से ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा पॉजिट्रॉन। ठीक है। और अभी वो निकला ही होगा पॉजिट्रॉन आपके ट्रेसर से, इट विल एनकाउंटर एन इलेक्ट्रॉन। कैन यू रिमाइंड मी कि अगर एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में एनकाउंटर कर लें एक दूसरे को, तो उनके साथ क्या होता है, डू यू रिमेम्बर कि एक पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल आपस में इंटरैक्ट करें तो क्या हो जाता है। यस बेटा, याद आ रहा है कुछ। एएस में पढ़ा था ये भी, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक दूसरे को इनकाउंटर करें, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, तो आगे क्या होता है, वो एक दूसरे को एनाइलेट कर देते हैं। अब एनाइलेट होने का मतलब क्या होता है कि उनका जो मास होता है इट बिकम्स एनर्जी। मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो आपका ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलेंगे और सारा मास इनका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ पेयर ऑफ फोटॉन्स। दो फोटॉन्स एमिट होंगे एंड दे विल बेसिकली बी ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो टू गैमा रे फोटॉन्स, ये गैमा रे लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन बना हुआ है ना, ये गैमा है जो वाई जैसा साइन बना हुआ है, गैमा का साइन है। और वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में एमिट होंगे। जहां पे ये द एनाइलेशन इवेंट होगा, गैमा रे फोटॉन्स का पेयर बनेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अच्छा हो क्या रहा है, मैटर और एंटी मैटर जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए एनाइलेशन हो रही है। गैमा रे फोटॉन्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों ट्रेवल कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए ट्रेवल कर रहे हैं बिकॉज किसी भी इंटरेक्शन के अंदर मोमेंटम कंजर्व होना लाजमी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मिला के ओवरऑल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जीरो है, तो इसलिए इस एनाइलेशन के बाद इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम का अभी भी आफ्टरवर्ड्स मोमेंटम भी, टोटल मोमेंटम आना चाहिए जीरो। तो इसलिए ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं विद सेम स्पीड्स, विच बेसिकली मीन्स के दोनों गैमा रे फोटॉन्स का मोमेंटम हो जाता है कैंसिल आउट और ओवरऑल मोमेंटम जीरो ही आता है। सो द रीजन दैट दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इज बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। ओके, अब एनाइलेशन के दौरान क्या होता है, एनाइलेशन के दौरान आपने ये नहीं कहना कि मास कंजर्व होता है या एनर्जी कंजर्व होती है, बल्कि हम कहते हैं मास एनर्जी इज कंजर्व्ड। और ये आइंस्टाइन वाली जो इक्वेशन है E इक्वल्स mc², ये उससे रिलेटेड है। क्या होगा, आपके पास पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है उनकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। सो वी कैन बेसिकली assume that the electron and positron basically have almost close to zero kinetic energy when they are interacting with each other. So जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ गैमा रे फोटॉन्स, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर कन्वर्जन ऑफ मास इनटू द गैमा रे फोटॉन्स। ठीक है। तो इसलिए जो है वो हम क्या करते हैं कि उनकी रेस्ट मास एनर्जी जो है, उनकी जो रेस्ट मास एनर्जी है उसको गैमा रे फोटॉन से कंपेयर करते हैं। और उनकी जो रेस्ट मास एनर्जी है वो हमेशा सेम होगी। उनका जो रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का वो हमेशा सेम होगा। इनका मास क्या होता है, इनका मास हमेशा होता है 9.11 टाइम्स 10⁻³ kg। इसका भी मास ऑब्वियसली वही होता है, सेम होता है। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ऑलवेज हैव द सेम मास, उनकी वेलोसिटी तो हम वैसे ही इग्नोर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो गैमा रे फोटॉन्स एमिट होंगे वो हमेशा एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के, स्पेसिफिक एनर्जी से इनकी पास है, तो हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी के जो है वो आपके पास गैमा रे फोटॉन्स एमिट होंगे। यू विल ऑलवेज गेट द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ गैमा रे फोटॉन। ऐसा नहीं होगा कभी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के गैमा रे फोटॉन्स है कभी कम फ्रीक्वेंसी के, हमेशा सेम वेवलेंथ के, हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी के गैमा रे फोटॉन्स एमिट होंगे। अब ये जो मास एनर्जी की कंजर्वेशन है इसको आप अप्लाई कैसे करते हैं, आप कहते हैं कि जो टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी जो कि उनके टोटल मास से, पेयर के टोटल मास से कन्वर्ट हुई है, उसको आप E इक्वल्स mc² से निकाल सकते हो।
m जो है यहाँ पे टोटल मास होगा पेयर का, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मिला के टोटल मास। अब इसका मतलब ये हुआ कि m के अंदर, ये जो m है, मैंने इसके अंदर 2 टाइम्स 9.11 टाइम्स 10 टू द पावर -31 डालना है। क्या 2 टाइम्स? क्यों मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? सिर्फ एक पार्टिकल का मास क्यों नहीं ले रहा, दोनों पार्टिकल का मास क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे उन दोनों का मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इस बात को जहन में रखना कि जब ये इक्वेशन आप यूज करेंगे इस क्वेश्चन में एनाइलेशन के लिए कि कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई, तो इस बात का ख्याल रखें कि मास जो है m के अंदर दोनों का मास टोटल मिला के डालना है, और दोनों का मास सेम होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो मास है वही पॉजिट्रॉन का मास होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये एनर्जी जो ई आई है मेरे पास, ये जो एनर्जी ई आई है मेरे पास, वही एनर्जी गैमा रे फोटोन की एनर्जी में कन्वर्ट होगी, राइट? तो गैमा रे फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है, वेट अ मिनट, आई थिंक द स्क्रीन शेयरिंग जस्ट स्टॉप्ड। ओके, इज इट बैक? आई थिंक नाउ यू कैन सी द स्क्रीन अगेन। तो मैं कह रहा था कि ये वाली जो एनर्जी है आपके पास, जो ऊपर आपने E इक्वल्स mc स्क्वायर से निकाली, उस एनर्जी को अब इस वाले E की जगह डाल दो आप। अब ये जो एनर्जी है बेटा, ये वाली जो एनर्जी है आपके पास, ये फोटॉन्स की एनर्जी है। 2 फोटॉन्स हैं आपके पास, 2 फोटॉन्स की एनर्जी के बराबर ये एनर्जी है। अब इस बात को जहन में रखना कि ये जो E की वैल्यू आई है, ये गैमा रे फोटॉन जो 2 बने हैं उनके पेयर की एनर्जी के बराबर है। ये एक गैमा रे फोटॉन की एनर्जी नहीं है। तो अगर आपने एक गैमा रे फोटॉन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है या वेवलेंथ निकालनी है, तो इस बात का ख्याल रखना कि ऊपर जो E की वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड करके यहाँ पे लिखना। ये इक्वेशन तो आप क्वांटम फिजिक्स से रिकॉग्नाइज करते हो, E इज इक्वल टू एच एफ या E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। आपको पता है कि फोटोन की एनर्जी इसी से आती है, प्लैंक कांस्टेंट टू फ्रीक्वेंसी और प्लैंक कांस्टेंट टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा। लेकिन इस बात का बस खास ख्याल रखना कि ऊपर से जो भी E की वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड करके यहाँ पे लिखना, बिकॉज आप एक, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये जो एनर्जी है ये टोटल गैमा रे फोटोन के पेयर के बराबर है, राइट? तो इसके अंदर अगर आपने एक फोटोन की एनर्जी डालनी है तो यहाँ पे आप इसको प्लीज E को 2 से डिवाइड करना, E को 2 से डिवाइड करना फॉर अ सिंगल फोटोन, क्योंकि अगर आपने उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ निकालनी होगी तो आपको फिर एक सिंगल फोटोन की एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है। अच्छा, तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी जो है वो तो वो तो हमने कैलकुलेशन उसकी सीख ली कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से एनर्जी निकालेंगे और उसको उसी E को E इज इक्वल टू hf में डाल देंगे, बस इस बात का ये आपने करना है। लेकिन उसके बाद बात आ जाती है कि एक और चीज कंजर्व होती है इस रिएक्शन में, और वो चीज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि मैंने बात की। और ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही है जिसकी वजह से जब एनाइलेशन होती है तो गैमा रे फोटॉन्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। दिस इज व्हाई बोथ गैमा रे फोटॉन्स मस्ट ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद इक्वल मोमेंटम, सो देयर मोमेंटम कैंसल्स आउट एंड द टोटल मोमेंटम इज द सेम एज द इनिशियल मोमेंटम। सो टोटल मोमेंटम बाद में भी जीरो आना चाहिए क्योंकि पहले भी जीरो था। ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो सकता है आपसे कैलकुलेट करवाएं मोमेंटम उनका क्या है। अब मोमेंटम का जो फॉर्मूला है किसी भी फोटोन का, वो भी आपने क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा था, और वो फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम इज इक्वल्स टू आइदर प्लैंक कांस्टेंट अपॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ, राइट? वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ तो खैर पार्टिकल की होती है, बट प्लैंक कांस्टेंट अपॉन वेवलेंथ से मोमेंटम आ जाता है, या फिर एनर्जी ऑफ द सिंगल फोटोन, एक फोटोन की जो एनर्जी होगी। ठीक है, तो जो mc स्क्वायर से आएगी वो एनर्जी आएगी टोटल, अगर आप दोनों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास डाल रहे हो, उसको 2 से डिवाइड करके इस वाले E की जगह डालोगे और C से डिवाइड कर दोगे, तब भी मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट के लिए बेटा होल्ड करना, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो व्हाट आर वी सेइंग कि भाई आप मोमेंटम भी जो है वो निकाल सकते हो फोटोन का। एक फोटोन का मोमेंटम निकाल लो, दूसरा फोटोन का मोमेंटम भी बिल्कुल वही होगा और एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो होगा, तो दोनों का टोटल मिला के मोमेंटम तो जीरो ही आना चाहिए। अच्छा, अब अभी तक क्या क्या हुआ है? पेशेंट के अंदर आपने ट्रेसर इंजेक्ट किया है,
ट्रेसर जो है वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उसमें से बीटा प्लस पार्टिकल एमिट होते हैं। ट्रेसर आपने पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया, ट्रेसर जो है वो रेडियो एक्टिव है, यूजुअली फ्लोरीन 18 होता है और उसमें से बीटा प्लस पार्टिकल्स एमिट होते हैं जिसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। ये जो पॉजिट्रॉन्स हैं जब आपकी बॉडी में एमिट होते हैं तो ये थोड़ा सा ही डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, आपकी बॉडी में किसी इलेक्ट्रॉन को ये इनकाउंटर कर लेते हैं। सो पॉजिट्रॉन जो एमिट होता है वो इलेक्ट्रॉन से इनकाउंटर करता है और वो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल है वो इनाइलेट हो जाते हैं तो उनका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उससे दो गैमा रे फोटॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए आपकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। गैमा रे फोटॉन्स का आपको पता है कि दे इजीली पेनिट्रेट योर बॉडी। सो आपकी बॉडी के अंदर जो गैमा रे फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं वो आपकी बॉडी से बाहर निकल आएंगे और उनको अब आपकी बॉडी के बाहर डिटेक्ट किया जा सकता है किसी मशीन के थ्रू। ठीक है, तो अब ये हो रहा है कि आपकी बॉडी के इर्द गिर्द एक पूरा डिटेक्टर होगा। तो ये पेशेंट को जहां लेटाया हुआ है इसकी बॉडी के इर्द गिर्द पूरा डिटेक्टर होगा। चारों तरफ आपकी बॉडी के अंदर इज एरे ऑफ डिटेक्टर्स दैट आर सपोज टू डिटेक्ट द गैमा रे एमिशंस। ठीक है, अब देखो इस पेशेंट की बॉडी से एक एनाइलेशन जो हो रही है उससे दो फोटॉन्स निकले थे, एक फोटॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक फोटॉन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। सही है, ये पेयर ऑफ फोटॉन्स निकला था ना, तो एक फोटॉन ये वाला जो है, ये वाला ये पहले पहुंच जाएगा और ये थोड़ा सा बाद में पहुंचेगा। तो ये जब डिटेक्ट होंगे तो इसकी डिटेक्शन यहाँ पे पहले हो जाएगी, इसकी डिटेक्शन थोड़ी सी बाद में होगी। There will be a very small time difference, but the computer can process that data and actually it can calculate the time lapse between the two detections that are taking place from a single annihilation. Anyways, अब आपकी बॉडी में एक annihilation तो नहीं हो रही होगी ना, आपकी बॉडी में एक पॉजिट्रॉन तो एमिट हुआ नहीं है, एक annihilation तो हुई नहीं है। There are many annihilations taking place at a single part of your body जहाँ पे ट्रेसर जाके एब्जॉर्ब हुआ है और वहां से बहुत सारे गैमा रे पेयर्स जो हैं वो आपके डिफरेंट डायरेक्शंस में एमिट हो रहे होंगे। तो कंप्यूटर बहुत सारी कैलकुलेशंस करेगा गैमा रे की डिटेक्शन के बाद और उस डिटेक्शन के डेटा को यूज करके, टाइम के डेटा को और इंटेंसिटी के डेटा को यूज करके कंप्यूटर क्या बनाएगा, एक इमेज प्रोड्यूस कर लेगा जिसे हम पेट स्कैन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं कि वो इमेज कैसे प्रोड्यूस की जाती है। ऑलराइट, तो हमारे पास अब डिटेक्शन ऑफ गैमा रेज आ गई। अभी तक हमने देख लिया कि गैमा रेज प्रोड्यूस कैसे हुई हैं, अब गैमा रे जब आपकी बॉडी से एमिट हो रही है तो उनको डिटेक्ट कैसे करना है। ठीक है, अ पेशेंट being scanned is placed on a bed with a series of rings of detectors. ठीक है, एक डोनट टाइप जो है वो शेप होती है जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये डोनट टाइप शेप जो है ये पेशेंट के अराउंड डिटेक्टर है पूरा। ठीक है, ओके, सो अ सीरीज ऑफ इमेजेस ऑफ स्लाइसेस उसकी बॉडी के आपने बनाने हैं। क्या आपका जो बेड है इट इज मूव थ्रू द डिटेक्टर्स। देखो अभी डिटेक्टर जो है वो तो एक छोटा सा स्लाइस है, एक सिंपल छोटा सा डोनट है, बट पेशेंट की तो लेंथ ज्यादा है ना, पेशेंट की हाइट तो ज्यादा है। तो अब हो यह रहा है कि पेशेंट का जो बेड है इसको इस डायरेक्शन में मूव किया जाएगा, पेशेंट का बेड इस डायरेक्शन में मूव किया जाएगा एंड his whole body will be passed through the detector. So उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को स्लाइसेस में जो है वो कंप्यूटर एक तरह से डिवाइड कर लेगा और उन सब का डेटा कंबाइन करेगा। सो क्या हो रहा है, आपके पास सीरीज ऑफ इमेजेस ऑफ स्लाइसेस ऑफ द पेशेंट आर मेड उसी मैनर में जिसमें सीटी स्कैन में भी बनाई जाती है। सीटी स्कैन क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे और उसको देख लेंगे। सो इवन इनफैक्ट होता ही है कि ये कह रहे हैं कि पीटी जो पेट स्कैन और सीटी स्कैन इनका डेटा अक्सर कंबाइन भी किया जाता है और उनसे एक मिला के एक सुपर पोज करके एक कभी कभार एक कंबाइंड इमेज भी बनाई जाती है, ऐसे भी किया जाता है अक्सर केसेस में जहाँ पे जरूरत होती है। बट एनीवेज मेन काम ये है कि आपकी बॉडी से गैमा रे पेयर निकल रहा है, जब एनाइलेशन हो रही है एक एनाइलेशन से एक पेयर प्रोड्यूस होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल करते हैं। आपकी बॉडी के चारों तरफ 360 डिग्रीज में डिटेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डिटेक्टर्स उस पेयर को डिटेक्ट करते हैं। अब उसके बाद वो जो डिटेक्टर है वो है क्या, डिटेक्टर इटसेल्फ क्या चीज है, किस चीज का बना हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, डिटेक्टर का दो पार्ट्स हैं। एक है उसमें क्रिस्टल, एक सेंटिलेटिंग क्रिस्टल है,
सिंटिलेटिंग का मतलब होता है फ्लोरेसेंट मटेरियल को भी कहते हैं, कि जब वो डिटेक्ट करता है गैमा रे फोटॉन्स को तो वो सिंटिलेट करेगा, एज इन ब्राइटली ग्लो करेगा, ठीक है। उसमें लाइट प्रोड्यूस होगी, एक ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होगा जब वो डिटेक्टर जो है वो गैमा रे फोटोन को डिटेक्ट करेगा। एंड अ फोटो मल्टीप्लायर, ठीक है। तो असेंशियली क्या फोटो मल्टीप्लायर क्या होता है, जो इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज करता है, उसको बेसिकली एम्पलीफाई किया जाता है इमेज को, ठीक है। सो व्हेन अ हाई एनर्जी फोटोन इज इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड इनटू अ वेरी हाई एनर्जी स्टेट। व्हाट टॉपिक इज दिस फ्रॉम? ये जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर के अंदर क्या हो रहा है, फोटोन गैमा रे का एब्जॉर्ब हो रहा है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो रहा है इनटू अ हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो it travels through the crystal and it loses energy and excites more electrons. These electrons then decay back into their original state. तो electrons excite होने के बाद de-excite होते हैं, emitting visible light photons. तो essentially ये हो रहा है scintillating process सारा। दोबारा से देख लो क्या हो रहा है। एक गैमा रे फोटोन क्रिस्टल पे इंसिडेंट है, उससे एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है टू अ हाई एनर्जी स्टेट। ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है थ्रू द क्रिस्टल एंड इट एक्साइट्स मोर इलेक्ट्रॉन्स। देन दीज इलेक्ट्रॉन्स कम बैक टू देयर ओरिजिनल लोअर एनर्जी लेवल। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल पे वापस आते हैं, आपने पता देखा है ना एनर्जी लेवल्स किस तरह बने हुए होते हैं। एनर्जी लेवल्स, हमने एनर्जी लेवल्स के डायग्राम्स देखे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स अपने हायर एनर्जी लेवल पे गए हुए हैं, एक मिनट रुको, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे गए हुए हैं, राइट, और वो वहां से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहे हैं, तो क्या होगा, वो फोटॉन्स एमिट करेंगे और वो फोटोन एमिट करेंगे विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में। विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में वो फोटॉन्स एमिट करेंगे। इसे हम कहते हैं सिंटिलेशन होना, कि कोई चीज एब्जॉर्ब और उसमें से लाइट एमिट हो तो हम कहते हैं जी विजिबल लाइट के फोटॉन्स जो है वो एमिट हो रहे हैं, तो सिंटिलेशन हो रही है। The photons produced by the scintillator are then converted into an electrical signal. तो लाइट के फोटॉन्स को आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, राइट, converted into an electrical signal by the photomultiplier tube. These signals are then fed to a computer that can plot back where the photon pair was originally produced. तो ये सारी कहानी जो है हमें इतनी डिटेल में तो याद नहीं करनी, हमें इतनी डिटेल में याद नहीं रखनी, लेकिन इसको हम बहुत थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको आसान लफ्जों में एक दफा रिपीट कर लेते हैं पूरी बात को। क्या हो रहा है, अब वो जो फोटॉन्स प्रोड्यूस हुए थे, राइट, इनको कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बाय द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। देन द डाटा इज फेड टू द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर कैन बेसिकली कैलकुलेट कि फोटोन पेयर ओरिजिनली आपकी बॉडी में प्रोड्यूस कहाँ हुआ था। तो अब इस कहानी को जरा यहां से पढ़ लेते हैं। क्या हो रहा है आपकी बॉडी में, यहाँ पे समझ लो एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ने इंटरेक्ट किया और उससे एनाइलेशन हुई। एनाइलेशन होने के बाद दो गैमा रे फोटॉन्स एमिट हुए, एक इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है आपकी बॉडी से बाहर, एक इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो डिटेक्शन हुई गैमा रे फोटॉन्स की, डिटेक्शन किस तरह हो रही है, हमने देखा कि इस क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, फिर वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है, फिर जब वो डी एक्साइट होते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है, और जब वो लाइट प्रोड्यूस होती है, जब वो लाइट प्रोड्यूस होती है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेजी जाती है, और कंप्यूटर इस वाले और इस वाले डेटा से किसी तरह कैलकुलेट करता है कोऑर्डिनेट्स वगैरह और टाइम का डेटा देख के कि ये इनिशियली जो गैमा रे फोटॉन्स आए थे वो बॉडी में किस जगह से आए थे एक्चुअली। तो वो पिन पॉइंट कर लेते हैं कि आपकी बॉडी में एग्जैक्टली किस जगह से गैमा रे फोटॉन्स आ रहे हैं। फिर वो इस ऑर्गन का बहुत सारा डेटा, इसी तरह एनाइलेशंस का डेटा इकट्ठा करके एक इमेज बिल्डअप करना शुरू करता है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि डिटेक्शन तो हो गई, तो हमने क्या पढ़ लिया, गैमा रे फोटॉन्स पहले आपकी बॉडी में ट्रेसर जाता है, ट्रेसर से एनाइलेशन होती है, एनाइलेशन से गैमा रे फोटॉन्स एमिट कैसे होते हैं, एमिट होने के बाद हमने डिटेक्शन ऑफ गैमा रेज भी पढ़ ली। अब डिटेक्शन के बाद हम पढ़ेंगे कि गैमा रे से इमेज कैसे बनती है, हाउ इमेज इज फॉर्म्ड। तो गैमा रे फोटॉन से जो इमेज बनानी है, अब कंप्यूटर जो है आपका डेटा को किस तरह यूज कर रहा है, बेसिकली वो कर क्या रहा है उस डेटा के साथ, अब हम ये पढ़ने लगे। तो गैमा रे फोटॉन्स जो हैं फॉर्म बाय द एनाइलेशन ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट वेरी नियर टू द इवेंट, राइट। तो जहां पे इवेंट हुआ है बेसिकली वहीं से गैमा रे फोटॉन्स जो है वो एमिट हो रहे हैं, बस इतनी सी बात कर लो।
यहाँ पे एनाइलेशन हो रही है तो यहीं से गैमा रे फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं ना, सिंपल सी बात है। सो फ्रॉम अ पॉइंट वेरी नियर टू इट, ऑलमोस्ट वही पॉइंट, सेम पॉइंट हम ये अज्यूम कर सकते हैं। दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन in opposite directions, so they travel in a straight line in opposite directions, we know that, and then strike the detectors as shown, ऊपर डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। A line known as the line of response can be drawn, एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है जहां से जिस डायरेक्शन में, जिस ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों ने क्या कहते हैं डिटेक्टर्स ने उनको डिटेक्ट किया है। तो इस डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया है और इसने डिटेक्ट किया है, तो इस डिटेक्टर से लेके दूसरे डिटेक्टर तक एक सीधी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, इसे कहते हैं लाइन ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं आप, टाइम लैप्स बिटवीन द टू फोटॉन्स अराइविंग, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि पहले कौन सा वाला डिटेक्ट होगा। पहले ऑब्वियसली ऊपर वाला डिटेक्ट होगा क्योंकि उसको शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करना था, नीचे वाले को बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना था, तो वो थोड़ा सा बाद में जाएगा। तो ये जो टाइम लैप्स है दोनों डिटेक्शंस के बीच में, वो आपका कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है, द पोजिशन ऑफ द लाइन ऑफ रिस्पॉन्स देन कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन प्रैक्टिस। इन प्रैक्टिस देयर आर मैनी एनाइलेशंस, एनाइलेशंस तो मल्टीपल हो रही हैं और सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स हैं वो उस डेटा को एनालाइज करते हैं और उस डेटा को कन्वर्ट कर लेते हैं इमेज में। तो कंप्यूटर कर क्या रहा है, लाइन ऑफ रिस्पॉन्स के डेटा को यूज करके उस लाइन का ओरिजिन जो है वो किसी ना किसी तरह कैलकुलेट करके टाइम की वैल्यू से, तो कंप्यूटर के पास ये वाले टाइम का डेटा है t1 और ये वाले टाइम का डेटा है t2। t2 और t1 को माइनस करके उसके पास जो कैलकुलेशन आएगी उससे वो अंदाजा लगाएगा कि कौन से फोटोन ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कौन से फोटोन ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उससे वो कैलकुलेट कर लेगा कि ओके दिस इज द ओरिजिन पॉइंट जहां पे एनाइलेशन हुई थी। अब इस तरह की बहुत सारी एनाइलेशन हो रही हैं क्योंकि ट्रेसर के अंदर तो बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, बहुत सारी एनाइलेशन हो रही हैं। तो उस बहुत सारे डेटा को डिटेक्ट करके, बहुत सारे डेटा को कन्वर्ट करके एक इमेज प्रोड्यूस की जाती है। The number of photons arriving from a particular point determine the concentration of detector at that point. That's pretty basic. क्या कि जितने ज्यादा फोटॉन्स डिटेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब उतने ही ज्यादा वहां पे एनाइलेशंस हो रही हैं। और ज्यादा एनाइलेशंस कहाँ पे होंगी, आपके ऑर्गन में ज्यादा एनाइलेशंस कहाँ पे होंगी, जहां पे ज्यादा ट्रेसर जाके एब्जॉर्ब हुआ होगा। तो आपके ऑर्गन की, जिस ऑर्गन का स्कैन किया जा रहा है उसके ऑर्गन की वर्किंग पे, उस ऑर्गन के फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि वो ज्यादा ट्रेसर एब्जॉर्ब करेगा या कम ट्रेसर एब्जॉर्ब करेगा। सही है। सो मे बी if the for example if the organ, let's say your thyroid is over functioning, अगर वो हाइपर एक्टिव हुआ है तो वो ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो ट्रेसर की एब्जॉर्ब कर लेगा और वो इट माइट अपेयर एज अ ब्राइट पॉइंट इन द इमेज। ठीक है, मे बी दैट्स नॉट गुड, बीइंग ओवर एक्टिव इज नॉट गुड। मे बी अगर आपका जो थायराइड है, फॉर एग्जांपल थायराइड की एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ऑर्गन है आपकी बॉडी में, ग्लैंड है, अगर वो कम जो है वो एक्टिव हुआ हाइपो एक्टिव हुआ है तो वो हो सकता है कि ट्रेसर को कम एब्जॉर्ब करे। ठीक है, और वो कम एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा बाय द वे, वो जो आपका जो आयोडीन वाला जो है वो ट्रेसर वो यूज होता है थायराइड के केस में, तो वो कम अगर एब्जॉर्ब करेगा ट्रेसर को तो इसका मतलब ट्रेसर की कॉन्सेंट्रेशन वहां पे कम आएगी इमेज में, और वो एक डार्क पॉइंट की तरह जो है वो नजर आएगा आपकी इमेज में। तो ये बात जहन में रखनी है कि वो जो डिटेक्शन का डेटा है, एक तो उससे पिन पॉइंट कर रहे हैं आप लोकेशन के कहाँ से आ रही हैं गैमा रे फोटॉन्स, आ कहां से रहे हैं आपकी बॉडी में, ट्रेसर एब्जॉर्ब किस जगह पे जाके हो रहा है। ठीक है, ऑर्गन के किस स्पेसिफिक पार्ट में पिन पॉइंट कर लेंगे लोकेशन। सेकेंडली कितनी कॉन्सेंट्रेशन है उसकी, इस बात को भी जो है वो फर्दर कैलकुलेट किया जा रहा है कि ऑर्गन के कौन से पार्ट में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन एब्जॉर्ब हो रही है, कौन से पार्ट में कम कॉन्सेंट्रेशन एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये वाला जो पार्ट है कि हाउ फ्लोरीन 18 जो है ये रेडियो ट्रेसर किस तरह बनाया जाता है, दिस टेक्निकली इज नॉट रियली पार्ट ऑफ द सिलेबस। आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, यू कैन रीड थ्रू इट। आई शो यू द लर्निंग आउटकम्स दैट आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो अगर हम आपका मेडिकल फिजिक्स का सिलेबस खोल के देखें और पेट स्कैन को देखें तो उसके अंदर जो जो चीज़ें कवर करनी थी उनको देख लो पॉइंट नंबर 1 से, कि अभी तक हमने जो जो पढ़ा है क्या सब चीज़ें कवर हो गई या नहीं। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ट्रेसर, a substance containing radioactive nuclei that is introduced into the body and absorbed by the tissue that you want to study। तो ट्रेसर की डेफिनेशन, ठीक है, ट्रेसर जो होता है वो कौन सा ट्रेसर हम यूज कर रहे हैं, जो बीटा प्लस डिके करता है। बीटा प्लस डिके मतलब पॉजिट्रॉन को एमिट करता है, ये हम पेट स्कैनिंग में यूज करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन 18 की एग्जांपल।
बॉडी में आपकी एनाइलेशन होती है जब एंटी पार्टिकल और पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। उससे मास, एनर्जी और मोमेंटम उसमें कंजर्व होते हैं, ये हमने पढ़ा, ठीक है। और एनर्जी की कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन E इज इक्वल टू mc² और E इज इक्वल टू hf, इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट करके प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। इसीलिए आपको इक्वेशंस बताई मैंने और उसके अंदर हर वेरिएबल का मतलब बताया। Explain that in PET scan, positrons emitted by the decay of the tracer annihilate when they interact with electrons in the tissue, producing a pair of gamma ray photons traveling in opposite directions. Right? ये हमने पढ़ लिया। Point number 5. Calculate the energy of gamma ray photons. How can you calculate the energy of gamma ray photons? First, you need to calculate how much energy will be produced by a pair of electron and positron because उनका mass आपको पता होगा। उसके बाद वही एनर्जी से आप उनकी फ्रीक्वेंसी या फिर आप c/λ से उनकी वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, ठीक है। Understand that gamma ray photons from an annihilation event travel outside the body and can be detected. An image of the tracer concentration in the tissue can be created by processing the arrival times of the gamma ray photons. तो अराइवल टाइम का जो डेटा है उससे आप क्या कर रहे हो, लोकेशन पिन पॉइंट कर रहे हो कि किस जगह से एग्जैक्टली बहुत लाइक टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट मिलीमीटर से भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आप लोकेशन पिन पॉइंट कर रहे हो। अगर छोटा सा ऑर्गन है, सपोज करो किडनी है, किडनी का भी जो बिल्कुल विद इन अ मिलीमीटर आप पिन पॉइंट कर लोगे कि ये कहाँ पे एनाइलेशन हो रही थी, किस जगह से आ रहे हैं फोटॉन्स, और उसके अंदर जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी वो कॉन्सेंट्रेशन का आपको आइडिया दे देगी, ठीक है। जितने ज्यादा फोटॉन्स अराइव कर रहे होंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी है और वो कॉन्सेंट्रेशन का आइडिया देगी कि क्या कितना जो है वो ट्रेसर एब्जॉर्ब हुआ था आपकी बॉडी के अंदर। तो ये सारी बातें हमने कर ली। अब हाउ द ट्रेसर इज प्रोड्यूस्ड, लाइक फ्लोरीन 18 कैसे प्रोड्यूस होता है, यू कैन जस्ट रीड थ्रू इट योरसेल्फ, इट्स प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एक दफा बेशक रीड थ्रू कर लेना, और ये डायग्राम भी बना हुआ है बट नॉट टेक्निकली पार्ट ऑफ द सिलेबस, एक्स्ट्रा है, ठीक है, उसको हम छोड़ सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जो 2-3 क्वेश्चंस हैं पेट स्कैनिंग के उनसे हमने डील करना है, बिकॉज अब हमारा स्ट्रक्चर इस तरह का है इस बार चैप्टर का कि हम जो मेडिकल फिजिक्स के अंदर जो स्कैन पढ़ रहे हैं फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी साथ साथ ही कर रहे हैं। तो मेडिकल फिजिक्स के क्वेश्चन, इफ यू रिमेंबर, कल मैंने यहाँ से खोले थे, कल हमने एक्सरेज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे। अब आज हम पेट स्कैन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम अल्ट्रासाउंड करेंगे एंड देन इन द एंड विल डू सीटी स्कैन। सो पेट स्कैन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है स्पेसिमेन पेपर का, एक और क्वेश्चन है Feb-March 22 का, ईयरली में शायद हमने कर भी लिया ये, और एक और क्वेश्चन है October-November 22 का, ठीक है। सो देयर आर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पेट स्कैन फ्रॉम द रीसेंट पेपर्स एंड वी कैन प्रैक्टिस देम, ठीक है। आओ देखें। सो पहला क्वेश्चन क्या है, PET scan makes use of a tracer, containing radioactive material that decays by positron emission. What is meant by a tracer? तो tracer की आपने definition लिखनी है। tracer की definition literally exactly हम यहाँ से copy कर सकते हैं। A substance that is injected into the patient's body, एक मिनट रुको, give me a minute. A substance that is injected into the patient's body and then what happens, वो बॉडी के अंदर जाके किसी स्पेसिफिक टिश्यू में एब्जॉर्ब होगा और उस टिश्यू के अंदर एब्जॉर्ब होगा जो टिश्यू को हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो हम डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऑर्गन और व्हाट टिश्यू यू आर ट्राइंग टू स्टडी, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा ट्रेसर जो है वो देना है पेशेंट को, ठीक है। लेकिन होना कौन सा चाहिए, पॉजिट्रॉन एमिटर होना चाहिए, मतलब बीटा प्लस एमिटर होना चाहिए। साथ में ये बात भी देखें आप कि इसके अंदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होता है, मतलब इसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि बीटा प्लस एमिशंस करेंगे। Specifically, state the name of the particles that are emitted from the body and detected by the detectors using the PET scan. तो आपकी बॉडी के अंदर से क्या निकलता है, डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ सेइंग पॉजिट्रॉन्स। पॉजिट्रॉन्स आपकी बॉडी से नहीं निकलते हैं, पॉजिट्रॉन निकलते हैं ट्रेसर से। ट्रेसर के अंदर से जब पॉजिट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ कर जाते हैं एनाइलेट, एनाइलेशन होने के बाद गैमा रे फोटॉन्स निकलते हैं जो आपकी बॉडी से बाहर आके डिटेक्ट किए जाते हैं। तो आपने बताना है कि गैमा रे फोटॉन्स जो हैं वो आपकी बॉडी से निकलते हैं, ठीक है।
explain how these particles are created from positrons. तो आप पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब कर दो कि आप बताओ भाई, ट्रेसर क्या एमिट करता है? बीटा प्लस पार्टिकल्स या पॉजिट्रॉन्स लिख दो। ट्रेसर एमिट्स पॉजिट्रॉन्स। अब बताओ, पॉजिट्रॉन्स interact with electrons in the body, then they both annihilate, convert mass to energy, और एनर्जी होती है in the form of gamma ray photon pair traveling in opposite direction। ये लाजमी बताना, दोनों opposite direction में travel कर रहे होते हैं। traveling in opposite direction, बिल्कुल ब्रेक डाउन करके लिख दिया मैंने आंसर। ऑब्वियसली यू कैन जस्ट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, बट एवरीथिंग इंपॉर्टेंट आई हैव जस्ट बेसिकली रिटन ओवर हियर स्टेप बाय स्टेप। ठीक, सो इस तरह आपके गामा रे फोटॉन्स हो जाते हैं एमिट। पॉजिट्रॉन्स कैन बी आर्टिफिशियली क्रिएटेड by a process in a laboratory that is the reverse of the process in B. This process creates both positron and an electron moving at the same speed, suggests why the two of the particles are needed to create one क्या कहते हैं positron। अब ये positron ये जो हैं उनको आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा सकता है लैब के अंदर, ये कह रहे हैं। सवाल इनका ये है, कोई ऐसी चीज नहीं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बट जो थ्योरी है इसके पीछे वो आपने पढ़ी हुई है। इट्स ऑल अबाउट क्वांटम फिजिक्स एंड मास एनर्जी कंजर्वेशन, और कुछ भी नहीं। कह रहे हैं कि दो पार्टिकल क्यों चाहिए, टू ऑफ द पार्टिकल्स इन A2 में कौन से पार्टिकल्स के बारे में आपने जिक्र किया था? A2 में आपने किसके बारे में जिक्र किया था? गैमा रे फोटॉन्स के बारे में। कह रहे हैं दो गैमा रे फोटॉन क्यों चाहिए एक पॉजिट्रॉन को बनाने के लिए। मतलब कह रहे हैं इस प्रोसेस का बिल्कुल ऑपोजिट काम हम करते हैं। अगर आप इस लाइन को पढ़ो तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह आप गैमा रे फोटॉन्स बना रहे हो कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनाइलेट कर रहे हैं एक दूसरे को और दो गैमा रे फोटॉन्स बन रहे हैं और वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं अब इसका बिल्कुल उल्टा काम कर लो और एनर्जी को मास में कन्वर्ट करो। एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना है आपने, तो एनाइलेशन का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होगा। अब ये कैसे होगा? Well, you will have two gamma ray photons that are basically going to come and bump into each other. दो gamma ray photons बिल्कुल opposite direction में एक दूसरे की तरफ travel कर रहे होंगे and then they will bump into each other. And the energy of those gamma ray photons will convert into mass. अब वो कह रहे हैं कि आपको दो particles क्यों चाहिए, दो gamma ray photons क्यों चाहिए एक positron बनाने के लिए। Think about it. सोचो अब जरा इस बारे में, सोचो जरा सोचो। Why do you need two photons of gamma ray to create one, what do you call it, दो photons क्यों चाहिए आपको one positron बनाने के लिए? Think about it. What could be the reason behind this? Yes, Hafsa, what do you think? Sir, because mass is a greater quantity. Mass is a greater quantity. थोड़ा सा अपनी बात को जरा elaborate करो. Think about it in terms of mass energy conservation वैसे, but still अपनी बात को थोड़ा सा elaborate करने की कोशिश करो। Think about conservation of momentum as well. अभी हम जब इस प्रोसेस का उल्टा पढ़ते हैं जिसमें गैमा रे फोटॉन्स बोलते हैं, तो हमने एक बात की थी, हमने कहा था कि फोटॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। सोचना आप जरा इस बात को, हमने क्यों कहा था कि फोटॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों ट्रेवल करते हैं? जब फोटॉन्स क्रिएट होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों ट्रेवल करते हैं? इसके पीछे क्या रीजन दी थी? why must there be two gamma ray photons and why must they travel in opposite directions? क्योंकि रिएक्शन होने से पहले, एनाइलेशन होने से पहले जो मोमेंटम होता है वो होता है 0। तो रिएक्शन होने के बाद भी मोमेंटम क्या रहना चाहिए? 0। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट? तो अब हम इस बात को समझें कि जो कंबाइंड मोमेंटम है
इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो प्रोड्यूस होंगे, इसका उल्टा प्रोसेस होगा बिल्कुल। ये देखो अभी क्या हो रहा है, ये वाला प्रोसेस हो रहा है, बट थिंक अबाउट द ऑपोजिट ऑफ दिस। इसके ऑपोजिट प्रोसेस में ये दोनों प्रोड्यूस होंगे और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे। इज दैट ट्रू? और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि इनका मोमेंटम जो है वो कैंसिल आउट होकर जीरो होगा आफ्टर द इवेंट। आफ्टर द इवेंट द मोमेंटम मस्ट बी जीरो। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बिफोर द इवेंट द मोमेंटम मस्ट आल्सो बी जीरो, एंड देयरफॉर वी शुड हैव टू gamma ray photons which must be traveling towards each other with the same momentum so that उनका ओवरऑल मोमेंटम कैंसिल आउट हो। तो यहाँ पे जो हमने रीजन दी थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, जिसमें गैमा रे प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहे थे एनाइलेशन से, उसके ऑपोजिट प्रोसेस में भी सेम लॉजिक हम यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई देखो, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम होता है जब वो प्रोड्यूस होंगे, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे, मतलब उनका मोमेंटम जीरो होगा, टोटल मोमेंटम। तो इसलिए जो गैमा रे फोटॉन्स का जो पेयर होगा, उसका भी जो टोटल मोमेंटम है वो कितना होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए। सो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली लॉजिक हमने यहाँ पे देनी है। ऑलराइट, क्या बात समझ में आ रही है? जी सर। राइट, अच्छा जी। सो हम बता देंगे इस बात को, अब जरा आराम से कैसे लिख देंगे। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर will travel in opposite direction, both have same mass, hence same momentum। so total momentum कितना होगा उनका, टोटल मोमेंटम जीरो होगा। सो गैमा रे फोटॉन्स जो हैं, गैमा रे फोटॉन्स मस्ट ऑल्सो हैव अ टोटल मोमेंटम ऑफ जीरो, और उसके लिए लाजिम है that they must be traveling with the same speed and in the opposite direction। ठीक है, must have the total momentum zero, so they must travel in opposite direction towards each other with equal speed, और equal speed है तो obviously equal momentum भी होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन था स्पेसिमेन पेपर में से, स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन 10 था 2022 वाले। अब जो है वो फेब मार्च 22 का क्वेश्चन है, और इसके अंदर कह रहे हैं पेट स्कैनिंग ऑब्टेन्स डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन, इंफॉर्मेशन यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज, यूजेस अ ट्रेसर। व्हाट इज मेंट बाय अ ट्रेसर? ट्रेसर की डेफिनेशन लिख चुके हैं, सो वी नॉट गोना रिपीट इट। स्कैनिंग इन्वॉल्व्स एनाइलेशन। व्हाट इज मेंट बाय एनाइलेशन? सो अब एनाइलेशन का मतलब जो है वो आपने डिफाइन करना है, तो आप लिख दो भाई, अब जनरली लिखो, सिर्फ पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन को मेंशन न करो, बट पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल लिख दो। व्हेन अ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल do what? Interact, their mass converts into pure energy in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन? गैमा रे, एक्सरे, यूवी रेस, उसको हम मेंशन नहीं कर रहे। स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के अंदर जो है एनाइलेशन जब होती है तो गैमा रे फोटॉन बनते हैं, बट मैं रेडिएशन लिख रहा हूँ बस। ठीक है, जेनेरिकली मैं अपना यहाँ पे जवाब लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। स्टेट द नेम्स ऑफ द पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन द एनाइलेशन प्रोसेस। तो जो पार्टिकल्स जिनसे होती है एनाइलेशन वो होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, यही होते हैं। अच्छा जी, अब किसके बारे में बात हो रही है? अब आपके बात हो रही है किस बारे में? व्हाट वी हैव नाउ, टोटल एनर्जी निकालनी है। अब टोटल एनर्जी निकालनी है जो कि वन एनाइलेशन इवेंट में होती है। एक एनाइलेशन इवेंट में जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके अंदर आप mc² का फॉर्मूला यूज करोगे, बट यहाँ पे टोटल मास डालना है।
टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड योर पॉजिट्रॉन, दोनों का टोटल मास डालना है। तो इसलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, दोनों का मास एक ही होता है ऑब्वियसली, यू नो, दोनों का मास वही होता है, जो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही रेस्ट मास ऑफ पॉजिट्रॉन भी, बट 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड देन ऑब्वियसली c²। अब सब बेटा कैलकुलेट करके बताना। मुस्कान बेटा कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है। जी सर, एक मिनट। Is it 1.64 times 10 to the power minus 13 joules? Yes sir. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ईच गैमा रे फोटोन। अब इसमें ये ईच का वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक फोटोन का आपने निकालना है। तो जो एनर्जी रिलीज हुई है, टोटल एनर्जी, वो थी 1.64 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 13। आप निकालो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। 2 फोटोन रिलीज हुए थे ना, इसमें कितने थे? 2 फोटोन्स रिलीज हुए थे। तो अब इस बात का ख्याल लो कि आप एक फोटोन की एनर्जी निकालने जा रहे हो, जो कि होगी 1.64 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितने हो जाएगी? 1.64 का आधा क्या होता है? 1.64 का आधा क्या होता है? 8.2 times 10 to the power minus 14. चलो सही है। तो ये है एनर्जी किसकी? ये मेरे एक फोटोन की एनर्जी है। अब फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हमें निकालनी है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला क्या है? hc/λ। अगर फ्रीक्वेंसी मांगी होती तो hf यूज कर लेते। तो यहाँ पे आ जाएगा एक फोटोन की एनर्जी, यहाँ पे आ जाएगा प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ पे आ जाएगी c की वैल्यू, और लैम्डा आपका अननोन है। रीअरेंज करो, सॉल्व करो। 2.43 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 12 आ गया। ऑल ओके, ठीक है। ये ख्याल रखना है कि मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ध्यान से जो है वो आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अच्छा, आगे चलेंगे। हाउ गैमा रे फोटॉन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज। अब सवाल डिफरेंट है। पहला सवाल आया था कि गैमा रे फोटोन एमिट कैसे होते हैं पिछले क्वेश्चन में। अब पूछ रहे हैं कि गैमा रे फोटोन से इमेज कैसे बनाई जाती है। तो आप बताएंगे 2 photons do what? Travel outside the body in opposite direction, ये बताना है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद आप बताएंगे कि फोटॉन्स आर डिटेक्टेड। फोटॉन्स क्या होती हैं? फोटॉन्स आर डिटेक्टेड। और क्या चीज, जब वो डिटेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद डिटेक्ट करके हम उनका क्या डेटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। हम बताते हैं कि भाई वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे आ रहे होते हैं डिटेक्टर पे। सो हम उनका टाइम डिफरेंस निकाल रहे होते हैं। द टाइम डिफरेंस ऑफ देयर अराइवल एट डिटेक्टर्स is used to pinpoint the location of annihilation, जहां से ये एक्चुअली ओरिजिनेट हुए थे। टाइम डिफरेंस का डेटा यूज करते हैं, और किस चीज का डेटा यूज करते हैं? इंटेंसिटी का, ठीक है। इंटेंसिटी या नंबर ऑफ, ज्यादा एक्सप्लिसिटली लिख देते हैं, नंबर ऑफ photons arriving per unit time help to build an image of concentration of the tracer in the organ, लिख दो, टिश्यू लिख दो, whatever you want, ठीक। ये आपका इमेज प्रोड्यूस होने का जितना रिक्वायर्ड उससे एक्स्ट्रा ही लिख दिया, लेकिन स्टिल
पूरा एक कोहेरेंट आंसर होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, PET scanning involves the use of gamma detection involves the detection of gamma radiation in order to identify the position of regions of positrons in the body. Okay, positrons are not naturally present in the body. Okay, how positrons come to be present in the body? Well, tracer डाला जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है, tracer is given to the patient ना, tracer is given or injected into the patient's body. अब बताओ, ट्रेसर जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, और ट्रेसर जो है वो जो रेडियो एक्टिव होता है वो क्या एमिट करता है, बीटा प्लस, या बस लिख दो सीधा सीधा पॉजिट्रॉन एमिट करता है। बस ये इस तरह आपके बॉडी के अंदर जो है वो पॉजिट्रॉन आ जाते हैं थ्रू द ट्रेसर। हाउ पॉजिट्रॉन्स कॉज द एमिशंस ऑफ गैमा रेडिएशन। तो अब एनाइलेशन का पूरा प्रोसेस बताना है, राइट? और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एग्जैक्टली जो पहले क्वेश्चन हमने किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वो रिपीट है कि कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, एनाइलेट करते हैं, एनाइलेट होने के बाद क्या हो जाता है, एनाइलेट होने के बाद क्या हो जाता है आपकी, व्हाट डू यू कॉल इट, एनाइलेशन से गैमा रे फोटोन का पेयर बनता है, वो जो पेयर है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब लास्ट पार्ट हमने करना है कैलकुलेशन बेस्ड। लास्ट पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं बेटा कि आपके पास वेवलेंथ आपने निकालनी, शो दैट द वेवलेंथ ऑफ द गैमा रेडिएशन दैट इज डिटेक्टेड ड्यूरिंग द पेट स्कैन इज अप्रोक्सीमेटली 2.4 पिकोमीटर। अभी और आपने रीजनिंग एक्सप्लेन करनी है। ओके, लिटरली अभी जो तुमने पिछले पार्ट में न्यूमेरिकल किया उसमें क्या आंसर निकाला है, 2.4 पिकोमीटर। 10 टू द पावर -12 क्या होता है, पिको होता है ना। तो तुमने 2.43 पिकोमीटर आंसर निकाला है अभी पिछले पार्ट में। ये वेवलेंथ कैसे निकाली थी, स्टेप्स देख लो आपने। यू डिड दिस इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आई वांट यू टू लुक एट दिस एंड देन कैन यू जस्ट टेल मी कि क्या ये वही स्टेप्स हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। तो एक्सेप्ट doing 2 different parts we have to just do all of this in one part, ऐसा ही होगा। तो आप जी क्या सर। करेंगे, आप सबसे पहले तो पहला पार्ट करेंगे जिसमें आप मास एनर्जी कंजर्वेशन से E = mc² यूज करेंगे और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का टोटल मास जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो लिटरली आपने बस ये वाला स्टेप करना है। पहला स्टेप ये होगा, इसको मैं वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, आई डोंट नीड टू डू एवरीथिंग फ्रॉम द बिगनिंग, ये रिपीट ही हो रहा है, कैलकुलेशन बहुत रेपिटेटिव है। ये पहला स्टेप हो गया। इससे जो आंसर आया था वो क्या आया था, ये आया था। तो इतनी ये वाली ये टोटल एनर्जी हुई थी एमिट, और ये पेयर की, ये फोटॉन्स के पेयर की एनर्जी है। तो इसका आंसर आया था ये आंसर आया था, ये 2 फोटॉन्स की एनर्जी है। अब आपको पता है फोटोन 2 बन रहे हैं, लेकिन आपने एक वेवलेंथ निकालनी, एक फोटोन की। फोटोन, एक सिंगल फोटोन की अपनी वेवलेंथ होती है ना, वो निकालनी। तो अब उसके लिए आपने इस एनर्जी को किया आधा। फोटोन, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी निकाली, वो जाहिर सी बात है 8.2 टाइम्स 10 टू द पावर -13 आ गई, ठीक है। ये काम किया आपने, एक मिनट रुको यार। अच्छा, तो हम स्टेप्स जो है वो सिर्फ स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं, हम पूरा सवाल लिख के दोबारा नहीं कर रहे। तो आपने एनर्जी पहले E = mc² से जो निकाली, उसमें फोटोन और पॉजिट्रॉन दोनों का मास डाला, ठीक है, और एनर्जी जो आई उसको आधा किया। अच्छा, एक तरीका ये कि एक स्टेप स्किप हो सकता है, अगर आप यहाँ पे 2 ना मल्टीप्लाई करो तो आपका डायरेक्ट ये आंसर आएगा, बट बिकॉज देर सेइंग एक्सप्लेन योर रीजनिंग ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप जो है वो पूरी वर्किंग करके दिखाओ, ठीक है, मतलब वर्किंग मिस ना करो। 4 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए। तो आप क्या कर सकते थे, आसान तरीका तो ये था कि आप सिंपली mc², E = mc² होता है। अब जरा बात को समझना है, E = mc² होता है और E = hc/λ होता है। So you can literally just equate the two. You can write mc² = hc/λ and you can solve this. यहाँ जो 2 मल्टीप्लायर है और यहाँ जो 2 मल्टीप्लायर है वो तो कैंसिल हो गया, राइट? इस 2 को ना मल्टीप्लाई करो तो इसको भी 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही बात? डायरेक्टली फिर ये आंसर आ जाएगा अगर ये 2 मैं हटा दूं और फिर इसको यहाँ इक्वेट कर दूंगा इधर डाल के और वेवलेंथ निकाल दूंगा। और वेवलेंथ मैंने निकाल के दिखाई थी, कितनी आ रही थी, 2.43 times 10 to the power -12 meters, which basically means 2.43 picometer। यही शो करना था हमने। Got it? All clear? तो एक्सप्लेन योर रीजनिंग के लिए आप एक सेंटेंस लिख सकते हो एक्स्ट्रा कि एनर्जी ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एनाइलेशन इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी ऑफ द फोटोन पेयर, ये लिख सकते हो, ठीक है जी। सो दैट्स बेसिकली इट।
ये पेट स्कैन के हमने जो सवाल आ सकते थे वो सारे इसमें उन्होंने पूछ लिया, सब चीज़ें हमने कवर कर ली। और अब अगली क्लास में हम अल्ट्रासाउंड करेंगे और कोशिश करके उसी में उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अल्ट्रासाउंड की भी थ्योरी करेंगे, उसके सवाल भी बड़े रेपिटेटिव होते हैं। देन विल डू रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड के क्वेश्चंस जो कि कैलकुलेशन बेस्ड है, एक्सरेज से मिलते जुलते हैं एब्जॉर्प्शन वाले तो। और फिर उसके बाद सीटी स्कैन आ जाएगा, वो कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलो अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़।